हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। चलिए, आज हमको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ना है, जो कि मैंने बताया था ना बेटा, टेक्निक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। और इसमें एक और टॉपिक पढ़ेंगे हम, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड में टीआई प्लाज्मिड एंड आरआई प्लाज्मिड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से फोकस करेंगे। अच्छा, ये जो प्रोस्पेक्टिव है बेटा, तीनों एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, यदि आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी एक काम का है। आप यदि स्टेट लेवल सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी एक काम का है। इवन ये पीजीटी एग्जाम में भी आएगा, बायोलॉजी के पीजीटी एग्जाम में भी यहां से टॉपिक आता है। इसीलिए ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा मस्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलो बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि ये बंदा जो है वो कौन है बेटा, एंडोन्यूक्लियस है। हमको एक्सोन्यूक्लियस नहीं पढ़ना है। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, ये हमने पहले ही बता दिया है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का एग्जांपल हमने बताया था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये कहां कट करता है बेटा, डीएनए को स्पेसिफिक साइट से कट करता है, टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड को छोड़ के। ठीक है, ये हमने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है। अब हमको क्या करना है, आज डिटेल पढ़ना है अबाउट द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो यहां पे देखते जाओ तुम लोग। सबसे पहले जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो किसका एग्जांपल है बेटा, सबसे पहले ये हो जाएगा एग्जांपल ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये कौन है, तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की कैटेगरी में आता है। ये कौन है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। ओके, चलिए ठीक है। कहां मिलेगा बेटा, तो ये जो एंजाइम नेचुरली प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं, और प्रोकैरियोट में यदि हम बात करें तो बैक्टीरिया। तो याद रखना, ओनली प्रेजेंट, ठीक है, ओनली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट। अब प्रोकैरियोट्स में यदि बात करें बेटा किस में होता है, तो यार प्रोकैरियोट तो बहुत होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बैक्टीरिया में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। मोर देन, इस दुनिया में अभी तक, ठीक है, 2500 नंबर, ठीक है, 2500 एंजाइम एज अ रिकॉग्नाइज किया गया है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, हैव बीन डिस्कवर्ड, हैव बीन डिस्कवर्ड, राइट, डिस्कवर्ड टिल डेट। अभी तक हमने लगभग कितने पहचान लिए बेटा, 2500 से भी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने पहचाना हुआ है। इसके लिए 3 बंदों को नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, 3 बंदे कौन कौन है तो देखते हैं चलो। नोबेल प्राइज, ठीक है, नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी, ठीक है, डिस्कवरी was given to, was given to, 3 बंदे हैं। एक है बेटा तुम्हारा एर्बर, एक है तुम्हारा स्मिथ, और एक है तुम्हारा नाथन। ठीक है, नाथन। तो एर्बर, स्मिथ एंड नाथन, इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला था। किसमें, इन्होंने बेटा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किया और कई ऐसे अपॉर्चुनिटीज इन्होंने पाया। अच्छा, तीनों की तीनों को रिलेटेड है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे। ठीक है, तो एक बंदे का नाम तुमने कहा बेटा एर्बर है, दूसरे का नाम तुमने कहा स्मिथ है, ठीक है, स्मिथ है, और तीसरे बंदे का नाम क्या है, नाथन है। तो चलो इन्होंने क्या क्या किया ये भी देख लो। तो सबसे पहले जो तुम्हारा एर्बर है बेटा, इन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को पहली बार डिस्कवर किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इन प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया में इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, सेकंड बंदे ने बेटा उसको आइसोलेट किया है, तो नेक्स्ट हो जाएगा आइसोलेटेड। ठीक है, एंड उसका कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, कैरेक्टराइजेशन ऑफ क्या, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फ्रॉम, कहां से निकाला था बेटा, हीमोफिलस, ठीक है, इन्फ्लुएंजी, इन्फ्लुएंजी से इन्होंने क्या किया था, इसको आइसोलेट किया था।
ठीक है। और नाथन ने इसकी मैपिंग की थी बेटा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मीडिएटेड डीएनए मैपिंग इन्होंने किया था। तो यहां पे हो जाएगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मेडिएटेड डीएनए मैपिंग। ठीक है, हालांकि इतना डिटेल नहीं आएगा बट सीजी सेट में पूछा जा सकता है। पीजीटी में बस इतना याद रखना कि 3 बंदों को नोबेल प्राइज मिला है, बाकी सब चीजों को छोड़ देना। ठीक है, चलिए भाई, ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब यार रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, जैसे हम बात करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, ये इसके बेसिक नेचर क्या क्या होते हैं। यदि हम बात करें नेचर का, ठीक है, तो नेचर की जब हम बात करेंगे तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बेटा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्पेसिफिक एंजाइम है, मतलब इसी के साथ में अपने फंक्शन को कोरिलेट करेगा, बाकी अदर कंपोनेंट्स को डिग्रेड करना या डाइजेस्ट करने का काम नहीं होता है। अच्छा बेटा, ये किसी भी स्पीसीज के डीएनए को कट कर सकता है, तो ऐसा नहीं कि बस ह्यूमन के डीएनए को कट करेगा या बैक्टीरिया के। ठीक है, स्पीसीज नॉन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, स्पेसिफिक स्पीसीज नॉन स्पेसिफिक होगा, और इसका जो ओरिजिन ऑफ डीएनए जो होती है बेटा नॉन स्पेसिफिक फॉर एक्शन है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ डीएनए राइट is non-specific, is non-specific। हालांकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों आया वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि भैया ये बैक्टीरिया में करता क्या है, तो उन सभी चीजों को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे आपके साथ में। ठीक है, नेचर कैसा है भाई, तो मैंने कहा बेटा एंडोन्यूक्लियस है ये तो। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस बाय नेचर होता है ये, बहुत अच्छी बात है, ये तो की पॉइंट है ना भाई। ये डीएनए को कहां से कट करेगा, स्पेसिफिक साइट में ही कट करता है। ठीक है, तो कट विद कट्स विद इन, ठीक है, विद इन और आउटसाइड, आउटसाइड द रिस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, ये अपने रिस्ट्रिक्शन साइट के अंदर या फिर आउटसाइड क्या करता है, कट करता है। मतलब ये बोल के चलेंगे कि भाई मान लो इसका रिस्ट्रिक्शन साइट है ये GAATTC। ठीक है, मान लो ये रिस्ट्रिक्शन साइट है और डीएनए जो जो आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो यहां से कट कर रहा है, आर यहां से कट कर रहा होगा या फिर इस रिस्ट्रिक्शन साइट के बाहर से कट कर रहा होगा यहां से। तो बेटा यदि इस सीक्वेंस के बीच से कट कर रहा है, ये देखो जो RE1 है वो बीच से कट कर रहा है, और यहाँ पे लिख देता हूं RE2। RE2 क्या कर रहा है, सीक्वेंस साइट के एंडिंग में कट कर रहा है, तो ये आउटसाइड बोल देंगे और इसको बोल देंगे बेटा विद इन बोल देंगे। ठीक है, ये समझ में आ रही है। इसका जो कटिंग होता है बेटा वो फिक्स्ड होता है, और कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसका यूज हम नहीं करते हैं वो वेरिएबल पोजीशन में करती है। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द एंजाइम का जो कटिंग साइट होगा, मोस्ट ऑफ द एंजाइम का जो कटिंग साइट होता है वो फिक्स्ड होता है, बट सम टाइम कुछ ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, इट मे बी, ठीक है, ये वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है ना भाई, ये जो है वेरिएबल भी हो सकता है बेटा। चलो बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट क्या होता है। ठीक है, बात करते हैं इसका रिस्ट्रिक्शन साइट क्या होता है। तो भैया रिस्ट्रिक्शन साइट एक्चुअल में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है बेटा। ठीक है, यूजुअली पैलिंड्रोमिक, ठीक है, यूजुअली पैलिंड्रोमिक होता है बेटा। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है मैं आपको बताता हूं, और ये जो सीक्वेंस होगा वो स्मॉल साइज का होता है, एन स्मॉल साइज। ठीक है, अब ऐसा डीएनए का सीक्वेंस जब आप रीड करेंगे 5 प्राइम से कहा जाएंगे 3 प्राइम में, और सेकेंड स्ट्रैंड में 5 प्राइम से कहा जाएंगे 3 प्राइम में। तो जब दोनों डायरेक्शन में स्टडी करेंगे, इसको रीड करेंगे, ठीक है, सीक्वेंस को रीडिंग करेंगे, तो रीडिंग करने पे दोनों सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सेम। जैसे मैं लिख रहा हूं देखो GAATTC, यहां देखो GAA
टीटीसी। देखो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, ये भी जी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी जी से, सेम टू सेम। देखो जी ए ए टी टी सी यहां से आपने रीड किया, सेम रीडिंग यहां से करो तो यहां भी आपको मिलेगा जी ए ए टी टी सी मिलेगा। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक कहते हैं। जैसे मैडम, एम ए डी ए एम, एम ए डी ए एम। अब इसको यहां से पढ़ो, यहां से पढ़ो, दोनों सेम लग रहा है। तो ऐसे ही सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ज्यादातर 4 से 8 बेस पेयर का होगा मोस्ट ऑफ द साइट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द साइट्स आर 4 to 8 बेस पेयर सीक्वेंस का होता है। ठीक है, 4 to 8 बेस पेयर का क्या मिल जाएगा आपको, सीक्वेंस मिल जाएगा बेटा। ये जो साइट होता है वो मेथाइलेटेड या नॉन मेथाइलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, साइट कुड बी, साइट्स कुड बी, या तो ये मेथाइलेटेड होगा, ठीक है, मेथाइलेटेड होगा मतलब ये मॉडिफाइड है, या फिर ये क्या हो जाएगा, नॉन मेथाइलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम इसको बोल रहे हैं नॉन मेथाइलेटेड, तो नॉन मेथाइलेटेड में मेथाइलेटेड मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन मॉडिफाइड हो जाएगा, अनमॉडिफाइड हो जाएगा। ठीक है, अनमॉडिफाइड वाला कैटेगरी हम इसमें ले लेंगे। ठीक है, अब यहीं पे बेटा तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा कि मेथाइलेटेड नॉन मेथाइलेटेड क्या है। ठीक है, तो यहां पे तुमको मैं समझाता हूं। फॉर एग्जांपल नंबर 1, यदि हमने कह दिया मॉडिफाइड है, ठीक है, एक हो जाएगा तुम्हारा अनमॉडिफाइड है। मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड डीएनए की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा यदि वो मॉडिफाइड हो गया है मतलब उसमें मेथाइलेशन हो गया है। मॉडिफाइड है मतलब उसमें क्या है, मेथाइलेशन है। यदि किसी डीएनए में मेथाइलेशन है तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको कट नहीं कर सकता। ठीक है, इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो रेसिस्ट करेगा। ठीक है भाई, मतलब रेसिस्टेंट शो करेगा। ठीक है, और ये वाला जो बंदा है जो मेथाइलेटेड नहीं है, ठीक है ना, नॉन मेथाइलेटेड कह देता हूं इसको, यदि ये नॉन मेथाइलेटेड है तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेंसिटिव हो जाएगा बेटा। अब इसका क्या काम है यहां पे, तो सुनो ध्यान से भाई। ये है बेटा एक बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया के पास खुद का एक डीएनए है। अच्छा, ये खुद का डीएनए है, इसको हम कहते हैं बेटा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। अच्छा, क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा इनके पास एक सर्कुलर और डीएनए होता है। इसी डीएनए को हम कहते हैं बेटा प्लाज्मिड। क्या कहते हैं इसको, प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं क्या कि बैक्टीरिया के अंदर में बेटा दो तरह के जेनेटिक मटेरियल होते हैं। एक होता है क्रोमोसोमल और एक होता है प्लाज्मिड, जिसको हम कहते हैं बेटा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एक्स्ट्रा, क्योंकि भाई ये वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है बेटा जो इनहेरिटेड होता है, मतलब जनरेशन टू जनरेशन उनके बच्चों में जाने वाला डीएनए नहीं है ये। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्या कहलाता है, ये डीएनए का। अब मुझे बताओ, इस बंदे के पास, इस बंदे का नाम क्या है ये भी मत भूलना, बैक्टीरिया है। ठीक है, तो बैक्टीरिया के पास दो तरह के खुद के जेनेटिक मटेरियल है। अब मान लो यहां पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये कौन है बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या कि ये अपने खुद के प्लाज्मिड को, ये अपने खुद के न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड कर दे, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या है, आपके डीएनए को डिग्रेड करना। मगर बेटा ये खुद के पास है तो ये तो यार अपने आप को मारेगा नहीं ना, खुद के डीएनए को मार दिया तो फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब ही क्या है। तो यहां पे सबसे पहली बात याद रखना कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, पहला काम देखते जाओ, प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ठीक है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसके अगेंस्ट में, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरल जीनोम। ठीक है, वायरल जीनोम को डिग्रेड, जैसे लैम्डा फेज की बात करते हैं। चलो
मान लो इस बैक्टीरिया को मारने के लिए कौन आया, लैम्डा फेज आया, ठीक है, ये गरीब आदमी लैम्डा फेज है, ठीक है। लैम्डा फेज आया और इसने क्या किया, अपने जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट कर दिया, ये लो, ये अपने जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट कर दिया, तो क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको डिग्रेड कर देगा बेटा, इसको क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा। मगर अब यही पे एक क्वेश्चन आता है ना कि भाई ये इस गरीब के डीएनए को डिग्रेड कर रहा है मगर अपने डीएनए को डिग्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इसका ना बेटा दूसरा काम है, क्या काम है पता है, यही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने खुद के डीएनए में मिथाइल ग्रुप को जोड़ देता है, यहां पे मिथाइल ग्रुप को जोड़ देता है, मतलब ये क्या कर रहा है, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मिथाइलेशन, किसका मिथाइलेशन कर, अच्छा मिथाइलेशन को हमने कहा था मॉडिफिकेशन, ठीक है, तो मॉडिफिकेशन और मिथाइलेशन ऑफ सेल्फ डीएनए, अपने डीएनए को ये क्या कर देता है, मिथाइलेशन कर देता है ताकि इसको कुछ भी ना हो। तो भाई ये एक तरह का दैट इज द टाइप ऑफ एडेप्टेशन बेटा, दैट इज द टाइप ऑफ एडेप्टेशन टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरल पैथोजन, अरे पैथोजन नहीं बोलेंगे, वायरल जीनोम बोल देते हैं, ठीक है, मतलब वायरल जीनोम से बचने के लिए एक बैक्टीरिया में बचाव मैकेनिज्म है बेटा, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दूसरे के डीएनए को डिग्रेड कर सकता है बट अपने डीएनए को डिग्रेड नहीं करता, क्यों नहीं करता, बिकॉज ऑफ मिथाइलेशन, क्यों नहीं करता, बिकॉज ऑफ मिथाइलेशन, क्लियर हो रहा है पॉइंट, तो ये एक कॉन्सेप्ट है मिथाइलेशन के लिए, ओके क्लियर है पॉइंट, चलिए भाई, तो यहां पे दो चीजें हो गई बेटा, फंक्शन क्या क्या है, यदि आपसे पूछे भाई क्या क्या फंक्शन होता है आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का, तो आप बोलना बेटा दो फंक्शन होता है, क्या क्या बोलेंगे, तो एक बोलना मिथाइलेशन करता है खुद के डीएनए का, और दूसरा एंडोन्यूक्लियस है, डीएनए को कट करता है खुद का, ना 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 वायरस के डीएनए का, ठीक है। चलिए अब यहां पे एक टर्मिनोलॉजी आता है जिसको हम कहते हैं बेटा ब्लंट एंड, क्या कहते हैं इसको, ब्लंट एंड, और एक होता है तुम्हारा स्टैगर्ड, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, स्टैगर्ड कहेंगे, तो स्टैगर्ड कट कहते हैं, तो यहाँ पे दो हो गया यार। अच्छा ब्लंट एंड और स्टैगर्ड कट के लिए पहले तो मैं ऐसा करता हूं, चलो ठीक है, चलो इसी को पहले बताते हैं, मान लो एक सीक्वेंस है, क्या सीक्वेंस है, जी ए ए टी टी सी, ठीक है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, फिर यहां बोला जी ए ए टी टी सी, ठीक है, ये 5 प्राइम है और ये आपका 3 प्राइम है। अब मैं क्या कहता हूं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जैसे एक नाम लेते हैं इको R1, ठीक है, हमने क्या किया बेटा, इको R1 से इसको हमने क्या किया है, ट्रीट किया है। अब जब इस एंजाइम से हमने इसको कट किया तो देखो कटिंग कहां लगती है बेटा, बिटवीन जी एंड ए लगता है, देखो जी और ए के बीच में, यहां भी जी और ए के बीच में, तो देखो 5 प्राइम डीएनए में यहां पे बच गया जी, 3 प्राइम में बच गया बेटा आपका सी टी टी ए ए, ठीक है, क्या इसमें देखो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में इतना स्ट्रैंड क्या है बेटा, एक्स्ट्रा है ना, इसको बोलते हैं ओवरहैंग कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ओवरहैंग कहते हैं, ठीक है। अब अनदर डीएनए की हम बात करेंगे तो दूसरे सेगमेंट में ऐसा हो जाएगा, देखो जी के बाद में ए टी सी, और ये हो जाएगा 3 प्राइम, ये हो जाएगा 5 प्राइम, 5 प्राइम में क्या है जी, ये आपको मिल गया दो डीएनए स्ट्रैंड, जिसमें से दोनों डीएनए स्ट्रैंड की लेंथ इक्वल नहीं है बेटा, ये देखो 4 न्यूक्लियोटाइड ज्यादा है ये वाले में और इसमें 4 न्यूक्लियोटाइड कम है, तो ऐसे डीएनए के सेगमेंट जिसमें दोनों डीएनए बराबर ना हो, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं बेटा, कोहेसिव कहते हैं, क्या बोलेंगे इसको, कोहेसिव एंड्स कहते हैं, ओके। तो जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसा एंड प्रोड्यूस करेगा, देखते जाओ, स्टैगर्ड कट जनरेट करता है, जैसे हम बात कर रहे हैं स्टैगर्ड का,
ठीक है, स्टैगर्ड कट जनरेट करता है, क्या जनरेट करता है भाई, कोहेसिव एंड जनरेट करता है बेटा, कोहेसिव एंड्स। कोहेसिव मतलब ये जो जब बहुत ज्यादा प्रोन हो और बाइंड कर सके। तो जैसे एग्जांपल के लिए इसको हम देंगे या तो 3 प्राइम और 5 प्राइम, ठीक है, एक्स्ट्रा निकला हुआ डीएनए को हम कहते हैं बेटा ओवरहैंग कहते हैं। 3 प्राइम 5 प्राइम ओवरहैंग यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते हैं, आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये तो ये बात होगी। अच्छा बताओ कि ऐसा डीएनए के सेगमेंट क्यों बना। बेटा देखो ये 6 बेस पेयर का सीक्वेंस है, एग्जैक्ट सेंटर में कट होता तो ब्लंट एंड बनता बराबर, कोहेसिव तो बनता नहीं। मगर ये क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम दी सेंटर से कट कर रहा है। ठीक है, व्हेन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट अवे फ्रॉम दी सेंटर, जस्ट अवे ना, कट जस्ट अवे फ्रॉम दी सेंटर, जस्ट अवे फ्रॉम दी सेंटर, किसके सेंटर से बेटा, सेंटर ऑफ, क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइट। आपके रिस्ट्रिक्शन साइट के सेंटर से कट नहीं कर रहा है, थोड़ा सा दूर में कट कर रहा है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन साइट देन प्रोड्यूस 5 प्राइम और 3 प्राइम ओवरहैंग, और इसी को हम क्या कहते हैं, आपका क्या कहेंगे बेटा, इसको स्टैगर्ड कट कहते हैं। तो क्या कहेंगे, स्टैगर्ड कट कहेंगे या फिर कोहेसिव कट कहेंगे, कोहेसिव एंड कहेंगे। ठीक है, कोहेसिव एंड्स। और जो ब्लंट एंड होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये देखो ब्लंट एंड को दिखाता हूं बेटा, दूसरा जो बन रहा है उसको हम कहेंगे ब्लंट एंड्स। हालांकि हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ज्यादातर हम कोहेसिव एंड को या स्टैगर्ड कट को ही मेंशन करेंगे। ठीक है, ये देखो इसके लिए तो बहुत सिंपल, जीजीसीसी जीजीसीसी, ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे आपका 5 प्राइम, ये आपका 3 प्राइम, यहाँ पे आपका 3 प्राइम, यहाँ पे आपका 5 प्राइम। इसको हम एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने से क्या करते हैं, जस्ट सेंटर में ही कट कर रहे हैं। तो देखो 5 प्राइम जी जी 3 प्राइम, 3 प्राइम सी सी 5 प्राइम, एक डीएनए हो गया। यहाँ पे हो गया बेटा 5 प्राइम सी सी 3 प्राइम, और यहाँ पे हो जाएगा जी जी, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। अब बताओ ये दोनों डीएनए जो कट लगा है, क्या इसमें ओवरहैंग है, क्या नहीं है। ठीक है, तो ब्लंट एंड में कोहेसिव एंड्स नहीं बनते हैं। तो ब्लंट एंड्स डज नॉट फॉर्म कोहेसिव एंड्स। ठीक है, इसमें कोहेसिव एंड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, और ये सिंपली ज्यादातर प्रोन नहीं होता बेटा। स्पेसिफिक साइट में यदि मुझे अपने डीएनए को बाइंड कराना है, अपने डीएनए को लाइगेट कराना है, तो उसके लिए ब्लंट एंड का यूज कम होता है। ठीक है, ब्लंट एंड का यूज क्या होता है, कम किया जाता है। तो ये हो गया अबाउट द ब्लंट एंड। ठीक है, एक नाम है जो बहुत ज्यादातर पूछा जाता है, स्टार एक्टिविटी कहता है। क्या कहते हैं इसको, स्टार एक्टिविटी के नाम से जानते हैं भैया। क्या है स्टार एक्टिविटी, तो बेटा जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो नॉन स्पेसिफिकली नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में हो। ठीक है, व्हेन अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट नॉन स्पेसिफिकली इन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन देन इट इज कॉल्ड स्टार एक्टिविटी। मतलब एक से ज्यादा एंजाइम सेम जगह पे कट कर रहे हैं और अलग अलग तरह के सीक्वेंस बना रहे हैं या फिर सेम तरह के सीक्वेंस बना रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, स्टार एक्टिविटी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। याद रखना, व्हेन अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट, यहां पे स्पेसिफिकली नहीं हो रहा है ना, यहां पे रैंडम हो रहा है, तो मैंने कहा नॉन स्पेसिफिकली। ठीक है, ये सी आई है, नॉन स्पेसिफिकली इन नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन भी होना चाहिए, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में भी कट करना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, स्टार एक्टिविटी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहेंगे।
ठीक है, ये क्या कहलाएगा, स्टार एक्टिविटी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहलाएगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन साइट जो है, अच्छा एक ही रिस्ट्रिक्शन साइट को कई लोग हैं जो पहचान सकते हैं। मान लो ये एक रिस्ट्रिक्शन साइट है यहां से लेकर के यहां तक, तो इसी साइट को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 ने भी पहचाना, इसी साइट को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 ने भी पहचाना। मतलब अ रिस्ट्रिक्शन साइट, अ रिस्ट्रिक्शन साइट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय मोर देन वन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक से ज्यादा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से पहचाना जा सकता है। तो इसी के बेस पे 3 तरह के कंडीशन बनते हैं। सबसे पहला कंडीशन है बेटा आइसो, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, बोलेंगे आइसोस्कियोमर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा आइसो, ये हो गया तुम्हारा स्कियो, ठीक है, क्या कहेंगे इसको, मर कहेंगे बेटा। तो आइसोस्कियोमर क्या होता है उसको देखते हैं। जब दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम रिस्ट्रिक्शन साइट को रिकॉग्नाइज करता है और कटिंग भी सेम पॉइंट में करेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोस्कियोमर के नाम से जानते हैं। जैसे यहां पे एग्जांपल लेते हैं, ये ए जी, ठीक है, ए जी सी जी सी टी, ठीक है, ए जी सी जी सी टी, ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, अब इस सीक्वेंस की हम यदि बात करें तो मैं ये कहता हूं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 या फिर 2 दोनों को ले लेते हैं। ये देखो यहां पे कट कर रहा है तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1, ठीक है, यहां पे कट कर रहा है तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1, साथ में इसी जगह पे कट करता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 2। अब देखो क्या ये दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिटवीन जी एंड ए ही कट कर रहे हैं, इनका रिकॉग्नाइजेशन साइड भी क्या है, सेम है। ठीक है, एक बात हो गई, और बनाते हैं देखो, ए जी सी जी सी टी, ए जी सी जी सी टी, ठीक है, ये आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। अब इसमें क्या बोलते हैं कि भैया रिकॉग्नाइजेशन साइट सेम है। ठीक है, ये यहां से कट कर रहा है, ये यहां से कट कर रहा है, ये कौन है, तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 है, ये तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 है, रिकॉग्नाइजेशन साइट सेम है, मगर कटिंग दूसरी जगह से कर रहा है, एक यहां से कट हो गया, ये कौन है, तो तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 है, ये तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 है। तो यहां पे एक बात आ गई कि भैया दोनों का रिकॉग्नाइजेशन सेम है मगर कटिंग का स्टाइल जो है वो अलग अलग माना जा सकता है। ठीक है, तो दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है, रिकॉग्नाइज या रिकॉग्नाइजिंग सेम रिस्ट्रिक्शन साइट, सेम रिस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है, एंड द कटिंग साइट, एंड द कटिंग साइट, ये भी क्या होगा बेटा, सेम होना चाहिए, एंड कटिंग साइट एट सेम पॉइंट, एट सेम पॉइंट आर कॉल्ड, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, आइसो स्टियोमर कहेंगे। ठीक है, अब इसी में यदि आइसो की जगह हम नियो कर देते हैं बेटा, दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैविंग सेम रिस्ट्रिक्शन साइट बट कट इट एट अ डिफरेंट पॉइंट्स, तो यहां पे इसको मेंशन कर देता हूं, सेकेंड नंबर जो है वो आपका कहलाएगा नियो। ठीक है, नियो मतलब नया, सीओ, ठीक है, मर्स कहेंगे। तो ये क्या करता है, टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैविंग सेम रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, सेम रिस्ट्रिक्शन साइट, इन दोनों के रिस्ट्रिक्शन साइट सेम है बट क्या डिफरेंट है बेटा, कटिंग साइड डिफरेंट है, बट कट इट एट डिफरेंट पॉइंट्स, तो इसको हम क्या कहेंगे, नियो सीजोमर के नाम से कहेंगे। तीसरा टाइप आता है बेटा आइसोकोडोमर, आइसोकोडोमर,
काउडोमर। अब ये दोनों डिफरेंट होगा, कटिंग साइड भी डिफरेंट है, रिस्ट्रिक्शन साइड भी डिफरेंट है। टू डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, हैविंग two restriction enzyme having different restriction site, having different restriction site होगा, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन साइट जो है डिफरेंट तो होगा ही, इसके साथ साथ ये जनरेट जब करेंगे तो उनके कटिंग जो है सेम आ जाएंगे, सेम ओवरहैंग प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहां पे अपन नोट कर सकते हैं बट जनरेट क्या जनरेट करेगा बेटा, सिमिलर या फिर सेम ओवरहैंग, सिमिलर और सेम ओवरहैंग आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बेटा तुम्हारा आइसोकाउडोमर कहते हैं। ये 3 लेवल हो गए आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मान के चले कि यहां तक क्लियर है। तो चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में और डिटेल में कवर करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमारा जो टॉपिक है बेटा टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है। 3 लेवल पे इनका क्वेश्चन आ सकता है। एक तो भैया टाइप्स में ना बेटा कौन से टाइप्स का एंजाइम यूज करते हैं ये पूछा जा चुका है, ठीक है, एग्जाम में आ चुका है। तो इसको भी अपन कवर कर लेते हैं। कितने टाइप है हमारे पास, 3 टाइप्स है टोटल। तो 3 टाइप्स को अपन यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं। चलो कुछ इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है, बराबर इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कुछ ऐसा, और हेडिंग के लिए ऐसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है भाई। चलो तो बेटा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के टाइप कितने हैं, टोटल हैं 3। कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स होते हैं। चलो चलो हेडिंग पुट करते हैं। सबसे पहला हो जाएगा तुम्हारा टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और एक कहलाएगा तुम्हारा टाइप 3 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। इनमें से जो मोस्ट कॉमन है बेटा जिसको हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एज अ यूज करेंगे हमारे आरडीटी में, वो ये वाला बनता है, टाइप 2 है, इसको याद रखना, ठीक है। यही क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है कि हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं वो कौन से टाइप का होता है, तो वो टाइप होता है 2, ठीक है, ध्यान देना। तुम्हारा जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 1 होती है वो बाई फंक्शनल होता है बेटा। ये कैसा होता है, बाई फंक्शनल होता है, और टाइप 3 भी बाई फंक्शनल होता है, ठीक है। ये बाई फंक्शनल क्या है, एक एंजाइम 2 काम करेंगे, मतलब बाई फंक्शनल का मतलब एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी और तुम्हारा मॉडिफिकेशन हैव बोथ टाइप्स ऑफ एक्टिविटी क्या की होगी, एक तुम्हारा एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगा, एंडोन्यूक्लियस एंड मॉडिफिकेशन, दोनों तरह के काम ये करते हैं, ठीक है। अब यार इसी को क्यों ना मैं, हाँ 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 हाँ, ठीक है, इसी को क्यों ना मैं कॉपी करूं, मगर कॉपी हो पाएगा क्या, हो जाएगा, इसको यदि शिफ्ट करें तो चलो हो जाएगा कॉपी, ठीक है ना। बार बार क्यों लिखे, तो एक बार में नोट करके इसको कॉपी कर देते हैं और इसके लिए नोट कर देते हैं, ठीक है। इनके पास भी 2 तरह की एक्टिविटी आपको मिलेगा, ठीक है। चलो इस बंदे को वापस ले आते हैं अपने जगह पे। चले भाई, तो दोनों के लिए सेम लाइन हो गया बेटा, है ना। टाइप 2 जो होता है वो कैसा होगा, तो मैं कहता हूं यूनिफंक्शनल है। ये कैसा है, यूनिफंक्शनल है। तो मैं कहता हूं ओनली परफॉर्म, ठीक है, कौन सा एक्टिविटी, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है तुम्हारा टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। बेटा जो टाइप 1 होता है वो Mg2+, ध्यान देना, ये Mg2+ एंड एटीपी डिपेंडेंट होती है। ये लास्ट वाला भी तुम्हारा Mg2+ एंड एटीपी डिपेंडेंट होगा, मतलब दोनों तो कॉमन है, ठीक है, दोनों कॉमन है। मगर जो बीच वाला बंदा होता है ये Mg+
Mg2+ डिपेंडेंट होगा बेटा और ATP इंडिपेंडेंट होगा, मतलब इसको ATP की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देखो डिफरेंस देखते जाओ, इनको ATP की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, इनका जो रिकॉग्नाइजेशन साइट एंड कटिंग साइट होता है वो डिफरेंट होती है, आर नॉट सेम। रिकॉग्नाइजेशन एंड, ठीक है, कटिंग साइट मतलब रिस्ट्रिक्शन साइट, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिस्ट्रिक्शन साइट आर नॉट सेम, ये दोनों सेम नहीं होंगे। ठीक है, और इनका जो कटिंग पोजीशन होता है नॉट फिक्स्ड बेटा, कटिंग पोजीशन नॉट फिक्स्ड। ठीक है, मगर यार सबसे बेस्ट जो होता है वो हमारा टाइप 2 होता है। इनका जो रिस्ट्रिक्शन साइट और कटिंग साइट है कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन साइट एंड कटिंग साइट नेवर बी चेंज्ड, कभी भी चेंज नहीं होगा, हमेशा फिक्स्ड होगा बेटा। तो ये तो बेस्ट है ना, हमको तो ऐसा एंजाइम चाहिए जहां पे हम उसको कट करें वहीं पे वो काम करे। भाई यदि आपने किसी एंजाइम को यूज किया और आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर लोकेशन में कट होना चाहिए बट वो दूसरी जगह पे कट कर दे रहा है, ये तो तुमको कट कर देगा, क्या मतलब फिर। और इसके लाइन के लिए हम बोल देते हैं सेम एज अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 1। ठीक है, ये टाइप 1 की तरह ही आपका नेचर शो करेगा। बेटा ये जो होता है वो हेट्रोडाइमर होता है, इसका नेचर कैसा है, हेट्रोडाइमर का है। हमारा जो मेन काम का कंपोनेंट है ये क्या है, होमोडाइमर है। और तीसरा वाला भी क्या है, हेट्रोडाइमर है, मतलब तीसरे वाले को लिखने की जरूरत ही नहीं है, हेट्रोडाइमर है, मतलब पहले वाले के जैसा ही कॉमन फंक्शन आपको देखने को मिलेगा, बस एक डिफरेंस है कटिंग में। ठीक है, ये कहां पे कट करता है, तो बेटा रेंजेस फ्रॉम दी 1000 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। ठीक है, रेंजेस अप्रोक्सीमेटली 1000 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, अपस्ट्रीम मतलब पहले और डाउनस्ट्रीम, ठीक है, फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन साइट, फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन साइट को मैं RS लिख दे रहा हूं। बस इसी पैरामीटर में आपका जो टाइप 3 है वो डिफरेंट हो जाएगा। ये कहां कट करता है, तो रिकॉग्नाइजेशन एंड कटिंग साइट जो है, रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, एंड कटिंग जो साइट हम बोल रहे हैं वो बेटा वेरी करेगा, वेरीज कितना, अप्रोक्सीमेटली 23 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें क्या होगा, आपको डिसिमिलैरिटी मिलेगी आपको टाइप 1 और 3 में, बाकी तो ऑलमोस्ट 1 और 3 सेम है। जो हमारे काम का बंदा है वो कौन है, हमारा काम का जो बंदा है बेटा वो तो है आपका टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो यही है हमारा टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि मेन है, तो यहां हम नोट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की कैटेगरी में आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है बेटा इसका नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं कि नामकरण कैसे करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक कॉमन अपन ना नाम ले लेते हैं, जैसे सबसे पॉपुलर जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो है तुम्हारा इको R1। ठीक है, कौन है, इको R1। तो इको R1 में आपको क्या क्या मिला, देखो फर्स्ट लेटर ये है, ये देखो C और O, सेकेंड एंड थर्ड लेटर। ठीक है, ये है तुम्हारा फर्स्ट लेटर R, ये हो जाएगा तुम्हारा फोर्थ लेटर। ठीक है, और ये जो 1 है रोमन वर्ड है, रोमन नंबर है, ये हो जाएगा तुम्हारा फिफ्थ लेटर। ठीक है, तो भैया नॉमेनक्लेचर हो रहा है बेटा तो कभी भी
इको R1 में तो जो ई है, शीरीचिया कोलाई की बात कर रहे हैं, ये क्या है बेटा, स्पीसीज है कि जीनस है? सबसे पहले आता है आपका जीनस, उसके बाद आता है आपका स्पीसीज, राइट? ठीक है ना? तो जीनस और बाई, जो तुम्हारा बाइनॉमिनल नोमेनक्लेचर जो होती है, द्विनामकरण पद्धति, उसमें जो इको आर है ना, इकोलाई, तो इकोलाई में पहला जो वर्ड रहता है वो जीनस होता है और सेकेंड वाला क्या होता है, स्पीसीज होती है, स्पेसिफिक एपिथेट्स कहते हैं। फोर्थ लेटर है बेटा स्ट्रेन, ये बताता है किसको, स्ट्रेन को। स्ट्रेन का मतलब होता है वैरायटी, ठीक है? और ये जो रोमन वर्ड है, ये ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी है बेटा, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, और क्या बोल सकते हैं, डिस्कवरी इन पर्टिकुलर बैक्टीरिया, ठीक है? पर्टिकुलर बैक्टीरिया में कौन से नंबर पे उसकी डिस्कवरी हुई है। जैसे इको R1 में रोमन वर्ड 1 है, इसका मतलब ये है कि इस बंदे को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था। इको R5 मतलब उस बैक्टीरिया से 5वें नंबर पे उसको क्या किया गया था बेटा, आइसोलेट किया गया था। ऐसे हमको मान के चलना है, ठीक है? चलिए, ठीक है बेटा। तो किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नोमेनक्लेचर हम इस तरह से करते हैं, बहुत सिंपल है। फर्स्ट लेटर क्या बताता है, तो जीनस बोलना। सेकंड एंड थर्ड लेटर बताता है स्पीसीज को। फोर्थ लेटर बताता है बेटा आपके स्ट्रेन या वैरायटी को। और फिफ्थ लेटर बताता है आपके ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन और डिस्कवरी को, ठीक है? तो ये रहा एक तरह से बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब मैं आपको बताता हूं कुछ एग्जांपल्स हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के, उसको पहले नोट कर लेते हैं, जो आपके लोकल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है? एग्जाम्पल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है? 5 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमको याद करने हैं। सबसे पहला 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है? टोटल 5 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमको याद करने हैं, ठीक है? टोटल हमको 5 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के सीक्वेंस याद करने हैं, जो कि आपके पीजीटी एग्जाम में बहुत काम आएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है इको R1 का रिस्ट्रिक्शन साइट क्या होता है। ओके, सो देखो, नेम ऑफ एंजाइम, इसका ट्रिक पहले देख लो। E1 EHBHE, देखो तो EHBHE, ये ट्रिक है बेटा, EHBHE, इतना आपको याद रखना है। अब देखो E से हो जाएगा तुम्हारा इको R1, ठीक है? H, देखो H 2 बार आ रहा है तो इंडिया पहले बेटा, ठीक है ना? हम जो भी कुछ कर रहे हैं, टीचर बनना चाह रहे हैं तो किसके लिए, हम इंडिया के लिए बनना चाह रहे हैं, ताकि बेहतर समाज बना सके। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा इंडिया का, क्या आ जाएगा, HIND, हिंद आ जाएगा, ठीक है? तो हिंद कौन है, 3 है। ये बी से आ जाएगा झंडू बाम, मतलब कि बाम, H1 आ जाएगा, ठीक है? और ये होता है बेटा तुम्हारा है 3, है 3, ठीक है? ओके, और ई से जो फर्स्ट वाला नाम है सेम रहेगा, बस 5 रखना है। तो ई को R5, ये 5 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ओके, ये टोटल तुम्हारे 5 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हो गए। अब इसके बाद देखते जाओ तुम लोग, इसकी आपको क्या क्या याद करनी है, कटिंग साइट्स याद करनी बेटा। क्या याद करनी है, कटिंग साइट्स याद करनी है। और कटिंग साइट याद करने के बाद कौन से बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है ये भी याद करना है, ठीक है? तो यहां पे आ जाएगा आपका रिकॉग्नाइजेशन साइट, इसको मैं नोट कर देता हूं, यहां पे आ जाएगा आपका रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, साइट बोल देंगे। तो बेटा इको R1 का पहले तो हमने याद किया था, इको R1 का GAA-TTC होता है। इसका याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं, इसका आप याद कर लो गा, GAA, गा। गा को उल्टा कर दो, ये हो जाएगा आग। गा को उल्टा कर दिया तो क्या हो गया, आग हो गया, ठीक है? अब बताओ, दोनों में 2 बार ए आ रहा है, तो जी ना गुस्सा कर रहा है, मैं भी 2 बार आएगा बोलता है, तो मैं भी 2 बार आएगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा बेटा, GGA। फिर बोलता है जी एक ही बार आया, देखो ए तो डबल ए जो है 2 बार आया है, तो ये बोलता है मैं एक बार और आएगा, तो ये बोलता है जी और जी, देख लो, ठीक है? गा, फिर आग, फिर गा और आग में 2 बार ए है, तो बोलता है 2 बार जी होना चाहिए, GGA। फिर बोलता है बस 2 बार GG होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए, तो ये। और लास्ट में बेटा सेम ऊपर का जो सीक्वेंस है GAA,
उसको ना जी ए लिखना है, जी ए, और ए का कॉम्प्लीमेंट्री होता है टी, तो जी ए टी। बस इतना याद कर लो, हमारा काम बन गया। अब देखो ये जितना भी प्राइम लिखा है बेटा 5 प्राइम, ये सबको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बनाना है, मतलब 5 प्राइम से 3 प्राइम स्ट्रैंड में जब दोनों डीएनए को हम रीड करेंगे तो सेम होना चाहिए। तो देखो गा है, यहां भी लिख लो, सेम गा लिखना है, ए और जी, देखो गा हो गया। यहाँ पे देखो ए जी है ना, तो यहाँ पे भी लिखना है आपको ए जी। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, जी जी ए है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा जी जी और ये ए। यहाँ पे जी जी है, यहाँ पे भी जी जी, यहाँ पे जी ए टी है, तो आपको लिखना है जी ए और ये टी, सेम लिखना है जो इधर लिखे हो आप। अब बस कॉम्प्लीमेंट्री बना दो। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे बनाएंगे देख लो यार, ए का क्या होता है टी टी, जी का क्या होता है सी, ठीक है, टी टी सी बन गया। जी का क्या होता है बेटा सी, और इसका होता है टी टी, यहाँ पे सी और इसका होता है टी टी। अब देखो ए का क्या होता है टी सी सी, यहाँ पे भी टी और ये सी सी, जी जी का सी सी, और यहाँ पे जी जी का सी सी, हो गया, बन गया। अब टी का क्या हो जाएगा ए टी सी, यहां भी हो जाएगा ए टी और सी। ये बन गया बेटा तुम्हारे 5 रिस्ट्रिक्शन साइट। ओके, तो ये जो रिस्ट्रिक्शन साइट आपको दिख रहा है ना, ये एक एक तुम्हारे अलग अलग, ये तुम्हारा इको R1 का है, ठीक है, उसके बाद में ये जो बंदा है इसको कॉपी कर लेते हैं, इको R1 का हो गया, ये तुम्हारा हो गया बेटा बाम H1 का, ये तुम्हारा हो गया आपका हिंड के बाद बाम H1 का, बाम H1 के बाद में है 3 का, और है 3 के बाद में आपका आ जाएगा लास्ट इको R5, ठीक है ना, 5 हो गए। अब यहां पे ध्यान देना कि तुम्हारा जो बैक्टीरिया आइसोलेशन है वो कहां से किया गया उसको भी देख लेते हैं, ठीक। देखो इको R1 मतलब बैक्टीरिया का नाम तो समझ में आ गया, देखते ही कौन से बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है, तो ये है बेटा ई कोलाई बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है। यहां पे देखो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इन्फ्लुएंजी, ठीक है। बाम का क्या बैसिलस, बी से क्या आ जाएगा बेटा बैसिलस एमाइलो लिक्विफेसियंस नाम है इसका, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बैसिलस एमाइलो लिक्वी, ठीक है, लिक्विफेसियंस बेटा, फेसिएंस, ठीक है, ये हो गया। ए थ्री का क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा हीमोफिलस, मगर ए और ई का मतलब होता है इजिप्टियस, तो ये हो जाएगा हीमोफिलस इजिप्टियस, और लास्ट वाला तो नाम समझ गए, ई कोलाई बैक्टीरिया ही होगा। कटिंग कहां करता है देखो तो बेटा, जी और ए के बीच में कट करता है, ये जी और ए के बीच में कट करता है, ठीक है, जहां कट करता है वो भी याद रखना है। अब देखो क्या ये सेंटर में कट कर रहा है, नहीं, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बनेगा, हाँ पैलिंड्रोमिक बोलता हूं, स्टिकी एंड बनेगा, जिसको स्टैगर्ड कट बोलते हो आप, ठीक है, ये यहां पे कट करता है, बाम H1 भी यहां पे कट करता है, देख लो ये तीनों के तीनों जो है सेंटर में कट नहीं करते, मगर ये जो बंदा है वो सेंटर में कट करता है, ये जो बंदा है वो सेंटर में कट करता है, मतलब लास्ट के 2 एंजाइम क्या बनाते हैं, ये लोग बनाते हैं बेटा ब्लंट एंड बनाते हैं, क्या बनाएंगे, ब्लंट एंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो हमने 2 तरह के एंड्स बनाए थे ना, 2 तरह के एंड्स बनाए थे, एक का नाम था बेटा स्टिकी, स्टिकी एंड्स बने थे जिसको हमने कहा था स्टैगर्ड, ठीक है, स्टैगर्ड एंड या फिर कट कहेंगे, और एक का नाम रखते हैं बेटा तुम्हारा ब्लंट, ब्लंट एंड्स। तो कौन कौन से एंजाइम है जो स्टिकी एंड बनाते हैं और कौन कौन से एंजाइम है जो ब्लंट एंड्स बनाते हैं, उसको यहां पे कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारा आ जाएगा इको R1, इको R1 के ई एच बी, ठीक है, 3 था ई एच और बी, एच में पहले जो आ रहा था इंडिया था बेटा, हिंड बोलेंगे, हिंड 3 है, और एक तुम्हारा है बाम H1 है, ये 3 तो होते हैं। एक और याद कर लो साई भगवान, ठीक है, साई 1, ये 4 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं
जिसको जो स्टिकी एंड बनाता है, और इसी को हम ज्यादातर यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। बात समझ में आ रही है? इसी को याद रखना, मोस्ट मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ठीक है, मोस्ट कॉमनली क्या बोलेंगे, यूज्ड सीजर है बेटा ये, ठीक है, सीजर बोल सकते हो और नाइफ बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर, मॉलिक्यूलर नाइफ, जिसको हम कहा यूज करते हैं, आरडीटी टेक्निक में यूज किया करते हैं, ठीक है। ब्लंट एंड बनाने वाले लास्ट के दो याद कर लो, ई एच बी एच के बाद क्या था, एच मतलब है 3 हो जाएगा, एक तुम्हारा इको R5 हो जाएगा, इको R5, और एक हो जाएगा बेटा स्मा, ठीक है, स्मा 1। ये 3 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं जो क्या बनाते हैं, तो ब्लंट एंड्स बनाते हैं। ये भी हमको पढ़ना था, तो मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो डिटेलिंग था उसको हमने कवर कर लिया बेटा। अब यहाँ पे इनके ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटिंग होती है, उसको देख लेते हैं, जैसे डाइजेशन, ठीक है। हम बात करते हैं किसका, डाइजेशन का। तो जब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा तो डाइजेशन किस तरह का होता है, एक कहलाता है बेटा कंप्लीट डाइजेशन और एक कहलाता है पार्शियल, ठीक है। तो यहां पे आ गया आपका कंप्लीट डाइजेशन, और एक कैटेगरी था तुम्हारा क्या, पार्शियल वाला ना, इसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल डाइजेशन कहेंगे, पार्शियल, ए एल रहेगा, पार्शियल डाइजेशन का नाम देंगे इसको, ठीक है। तो भैया कंप्लीट डाइजेशन क्या होता है भाई, कंप्लीट डाइजेशन का मतलब है कि डीएनए को कट करेंगे ऑल दी साइट्स, मतलब जितने रिस्ट्रिक्शन साइट है वहां से कट करेंगे ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स बने। जैसे मान लो डीएनए में 3 रिस्ट्रिक्शन साइट है, ठीक है, चलो बनाते हैं, एक डीएनए बनाते हैं, बढ़िया, ये है डीएनए। अब बोलोगे यार डीएनए सर ऐसा तो दिखता नहीं है, चलो भाई जैसा दिखता है वैसे ही बना लेते हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कुछ इस तरह से बना करके कॉपी कर लेते हैं ऐसा, और हम लेबल कर देते हैं बेटा 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, और ये तुम्हारा 3 प्राइम। मैंने कहा कि इसमें कटिंग साइड कितने बेटा, 3 है, 1, ठीक है, ये 2 और ये 3। तो कटिंग कहां कहां से होगा, मान लो यहां से कट हुआ, एक सेगमेंट ये बन गया, दूसरा सेगमेंट ये बन गया, यहां से कट हुआ, तीसरा सेगमेंट ये बन गया, और यहां से कट हुआ, चौथा सेगमेंट। देखो कटिंग साइड कितना है, कटिंग साइड यदि लीनियर डीएनए में कितने हैं बेटा, 3 है, तो फ्रेगमेंट कितने बनेंगे, 4 बनेंगे टोटल, 1 सेगमेंट, ठीक है, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, और ये 4 सेगमेंट। लेबल भी कर देते हैं, ये 1, ये 2, 3, 4 सेगमेंट ऑफ डीएनए जो है बनता है, ठीक है। तो जब हम बोले कंप्लीट डाइजेशन, तो डीएनए इज कट फ्रॉम द डीएनए is cut from all the sites, ठीक है, all the sites to give क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेगमेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या मिलेंगे आपको, फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। तो यस ये क्या है, कंप्लीट डाइजेशन है। याद रखना लीनियर डीएनए में जितने नंबर ऑफ कटिंग साइट होते हैं उससे एक नंबर ज्यादा आपको क्या मिलेंगे, फ्रेगमेंट्स मिलते हैं। पार्शियल डाइजेशन में क्या होगा बेटा, डीएनए इज नॉट कंप्लीटली डाइजेस्टेड, ठीक है, बोल सकते हैं डीएनए इज नॉट कंप्लीटली डाइजेस्टेड, मतलब इसको तुमने पूरा इसके कटिंग साइड में हर जगह पे नहीं काटा है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस एवरी डीएनए मॉलिक्यूल इज कट एट अ डिफरेंट साइट ऑफ द ऑल द रिस्ट्रिक्शन, ओके। तो यहां के बजाय क्या मिल जाएगा, तो बोल देना इंस्टेड of this every DNA molecule, every DNA molecule, okay, is cut at a different site, अलग अलग साइट पे क्या होगा, ये कट होगा आउट ऑफ ऑल द रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट।
out of all the restriction site प्रेजेंट। जैसे मान लो एक डायग्राम दिखाता हूं आपको भाई, ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है। अब इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कट लगाना है हमें भाई। कितने कटिंग साइट है पहले ये देख लेते हैं। एक कटिंग साइट, ये दो कटिंग साइट, ये तीन कटिंग साइट। हो सकता है कि यहां पे कटिंग हो, ठीक है, हो सकता है यहां पे कटिंग हो मगर यहां पे कटिंग ना हो सकता है इन दो जगह पे हो, 1 और 2 पे कटिंग हो मगर 3 में कटिंग ना हो। तो इस तरह की कंडीशन में क्या होगा, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स मिलते हैं हमको, डिफरेंट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए हमको मिलते हैं बेटा, जब क्या होती है, पार्शियल डाइजेशन होती है, ठीक है। एक ही बार में हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, कई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करके उसको कट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा डीएनए है, ठीक है। अब डीएनए को हमने क्या किया देखना, इस डीएनए को हमने पकड़ के, पहले रुक जाओ डबल स्ट्रैंडेड बनाते हैं, अरे क्या हो रहा है, एक मिनट। इसको हमने बना दिया बेटा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इनमें कटिंग साइट कितने हैं, तो मान लेते हैं 3 है, शुरू की तरह 1 2, ये 3, 3 कटिंग साइट है। अच्छा ये कट करता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 कट करता है यहाँ पे यहाँ 2 कट करता है, और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 3 जो है मान लेते हैं कि कट करता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अलग अलग कटिंग कराते हैं। इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 से कट कर देते हैं, इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 से कट कर देते हैं, इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 एंड 2 दोनों से कर देते हैं। 3 से नहीं कर रहा हूं ना, क्या बोल रहा हूं देखो, इसको मैंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 से कट किया, इसको मैंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 से कट किया, इसको मैंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 प्लस 2 दोनों से एक साथ मैंने कट करवा दी है। तो क्या होगा, अब ऊपर वाला बताओ बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 से कट करेंगे कितने सेगमेंट बनेंगे, कितने सेगमेंट बनेंगे, कितनी कटिंग साइड है, एक ना। तो यहां पे आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के सेगमेंट की बात करेंगे तो आपको मिल जाएगा बेटा, एक छोटा सेगमेंट मिलेगा और एक मिल जाएगा आपको बड़ा सेगमेंट। कितने सेगमेंट मिले, एक कटिंग साइड के 2 मिले। यदि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 से कट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये सेंटर में कट करेगा तो एक सेगमेंट ऐसा मिलेगा और एक सेगमेंट आपको ऐसा मिलेगा, 2 फ्रेगमेंट मिल गए, ठीक है। यदि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 और 2 दोनों को यूज कर ले तो एक कटिंग यहां पे लगेगी, इसके बाद एक कटिंग यहां पे भी लगेगी, 2 जगह पे कट होगा, ठीक है। और ये देख लो भाई, मतलब एक कटिंग लगा यहाँ पे, एक फ्रेगमेंट बन गई, एक कटिंग यहाँ पे लग गया, तो टोटल आपको कितने फ्रेगमेंट मिल गए, 3 फ्रेगमेंट मिल गए, ठीक है, क्योंकि दोनों की कटिंग साइड एक एक थी। सेगमेंट 1 एंड 2, यहाँ पे भी 1 एंड 2, यहाँ पे 1 2 3, 3 सेगमेंट आपको मिलेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे कटिंग साइड कितने हैं, काउंट करते हैं, चलो। यहाँ पे कटिंग साइड एक थी इसलिए 2 फ्रेगमेंट, यहाँ पे एक थी इसलिए 2 फ्रेगमेंट, यहाँ पे एक और ये 2, 2 रिस्ट्रिक्शन साइड पे 3 फ्रेगमेंट बनते हैं, एक रिस्ट्रिक्शन साइड पे 2 फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए बनते हैं यदि ये कैसा है, लीनियर डीएनए। इन केस ऑफ लीनियर डीएनए, मगर वो सर्कुलर डीएनए हो गया तो उसको भी देखें। तो इसी को ना बेटा एक एंजाइम और 2 एंजाइम से डाइजेशन करना कहलाता है आपका सिंगल एंड डबल डाइजेशन, सिंगल एंड डबल डाइजेशन के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लो ये लीनियर डीएनए है, ये लीनियर डीएनए है, और एक हम बना लेते हैं बेटा सर्कल डीएनए, ये लो सर्कल डीएनए, ठीक है। अब इसमें कटिंग साइड सेम नंबर है, 2 रिस्ट्रिक्शन साइड रखते हैं, एक रिस्ट्रिक्शन साइड यहां पे है, एक यहां पे, इसमें भी 2 रखते हैं बेटा, एक रिस्ट्रिक्शन साइड यहां पे है और एक रिस्ट्रिक्शन साइड यहां पे है, बात समझना, ठीक है। अब देखो यहां पे कट लगाओ, यहां पे कट लगाओ, तो सेगमेंट 1 सेगमेंट 2 सेगमेंट 3, तो आपको टोटल कितने सेगमेंट मिल जाएंगे, 2 रिस्ट्रिक्शन साइट है ना, 2 कटिंग साइट है, 2 कटिंग साइट है, तो आपको इसके जो टुकड़े हैं वो कितने मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे, एक, ये 2, ये 3, मगर
सेम ना। अब ये जो है बेटा सर्कुलर डीएनए है, और सर्कुलर डीएनए में क्या होता है देख लो, लीनियर डीएनए में नंबर ऑफ फ्रेगमेंट कितने होंगे यदि आपको पता करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर ऑफ फ्रेगमेंट इज इक्वल नंबर ऑफ कटिंग साइट, नंबर ऑफ कटिंग साइट प्लस 1 कर देना। जैसे यहाँ पे कटिंग साइड कितने हैं, 2, तो 2 + 1 इज इक्वल आ जाएगा आपका 3। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। मगर सर्कुलर डीएनए में ऐसा नहीं होता है, जितने कटिंग साइड उतने ही फ्रेगमेंट बनते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले यहाँ पे कट लगाओ, बोलो यहाँ पे कट लगेगा तो क्या डीएनए 2 हो जाएंगे बेटा, नहीं, ये सर्कुलर से लीनियर हो जाएगा। कट लगने के बाद ये सर्कुलर से क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। एक ब्लू कलर के मार्किंग को यहां दिखाता हूं तुमको, मतलब यहां पे तुमने कट लगाया और ये लीनियर हो गया। अब सेंटर को कट लगाओ यहां पे, यदि इसको कट करोगे तो अब तुमको 2 बड़े बड़े सेगमेंट मिलेंगे, हाँ या ना। तो मुझे बताओ सर्कुलर डीएनए में यदि आपको नंबर ऑफ फ्रेगमेंट देखना है तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ कटिंग साइड। कहां कहां पे कटिंग हो रही है उतना ही नंबर ऑफ क्या बनेंगे, सेगमेंट बनेंगे। यहां से क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है, ऐसा मत समझना कि यहां से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, अब चलो ये मान लेते हैं कि भैया तुमने कटिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया तुमने। अब तुमको पता करना है कि भाई डीएनए में कटिंग हुई या नहीं हुई है, स्ट्रेचिंग हुई या नहीं हुई है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए एक मेथड चलता है बेटा, ऑब्टेनिंग द रिस्ट्रिक्शन साइट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं उसको। चलिए बेटा, तो ये भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि डीएनए में रिस्ट्रिक्शन साइट कहां पे होते हैं। तो एक हमारा हेडिंग बन जाएगा मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग। ठीक है, मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग, क्या ऑब्टेन करेंगे अपन, रिस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, हमको पता करना है किसी डीएनए में रिस्ट्रिक्शन साइट कितने होते हैं। तो पहले तो डीएनए को मारना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक ले लिया बेटा टेस्ट ट्यूब। ओके, एक छोटा सा हमने बना लिया है टेस्ट ट्यूब, और ये टेस्ट ट्यूब जैसा दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेता है। हाँ ठीक है, अब दिखा क्या, नहीं दिखा, चलो दिखेगा दिखेगा। कुछ इस तरह से हमने इसको डेकोरेट कर लिया है बेटा। ठीक है, अब इस टेस्ट ट्यूब में 2 चीजें ऐड कर दो। क्या क्या चीजें भाई, एक तो डीएनए डाल दिया हमने, डीएनए के साथ में हमने ऐड कर दिया बेटा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो मान लो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हमने यहाँ पे लोड कर दिया। अब हो सकता है कि भाई जाहिर सी बात है कटिंग हुआ होगा, ठीक है, तो मान लेते हैं कि कटिंग हो गया होगा। तो कटिंग के बाद इसको क्या करेंगे बेटा, जेल प्लेट में लोड कर देंगे। ठीक है ना, मान लो ये हमारा जेल प्लेट है, इसमें उस डीएनए को वेल बना करके लोड कर देते हैं। तो यहाँ पे डीएनए का वेल बना देंगे। याद रखना डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज है इसीलिए जब इलेक्ट्रोफोरेटिक प्लेट में इसको लोड करेंगे तो जिधर नेगेटिव चार्ज होगा वहां पे लोड करेंगे और वो रन करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। और इसका मैंने ट्रिक भी बताया था, याद रखना, पैनिक पैनिक मैंने ट्रिक बताई थी। इसका मतलब ये है पॉजिटिव एनोड है और नेगेटिव जो है वो कैथोड होता है। तो पॉजिटिव कौन है बेटा, एनोड, ये क्या है, एनोड। और जो यहाँ पे तुमने जो लोड किया है वो सैंपल कौन है, डीएनए है। यहाँ पे तुमने तुमने डीएनए का वेल है जिसमें तुमने डीएनए लोड किया। अब डीएनए ने रन किया बेटा, एक सेगमेंट यहां बना, एक सेगमेंट यहां बना, एक सेगमेंट यहां बना, ये बैंड्स है। ठीक है, तो जब भी कभी आप डीएनए के बैंड्स को मेजरमेंट करेंगे तो आपको पता चलना चाहिए, जब नीचे की तरफ आएंगे, ये बताओ सबसे ज्यादा रन कौन करेगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत छोटा होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट। जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा वो ज्यादा रन नहीं कर पाएगा। तो हाई मॉलिक्यूलर वेट होती है सबसे पहले वाले बैंड्स का। ठीक है, तो इस तरीके से हम रन करके देख सकते हैं नंबर ऑफ बैंड गिव राइज द नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट। यदि हमको मिल गया नंबर ऑफ, क्या मिल गया बेटा, बैंड्स मिल गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ बैंड्स मिल गए तो हम आसानी से पता कर सकते हैं राइज द नंबर ऑफ
नंबर ऑफ व्हाट, रिस्ट्रिक्शन साइट। बहुत आसानी से पता कर सकते हैं, ये एक पैरामीटर हो गया। ठीक है, दूसरा पैरामीटर क्या कर सकते हैं, जैसे कि डायरेक्ट मेथड होती है, हालांकि ठीक है चलो कवर कर ही लेते हैं, डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। भैया ये है हमारा डीएनए, डीएनए को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं सुपर क्वाइल्ड फॉर्म में, या एक्चुअल में सुपर क्वाइल्ड फॉर्म में होता ही है। ठीक है, सुपर क्वाइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए को मैंने क्या किया बेटा, ग्लास स्लाइड में एक तरह से बोल सकता हूं ब्लॉटिंग करना। ठीक है, तो ग्लास स्लाइड में मैंने क्या कर दिया है, ब्लॉटिंग कर दिया। ये ग्लास की एक स्लाइड है जिसमें मैंने डीएनए को सुपर क्वाइल्ड फॉर्म में, ये ऐसा ऐसा सुपर क्वाइल्ड फॉर्म में डीएनए जो है इसको मैंने यहाँ पे लोड कर दिया है। ये क्या है तो इसको बोल देना, ये ग्लास स्लाइड होता है, इसमें हमने लोड कर दिया है। ठीक है, जो कि कोटेड है बेटा, कोटेड विथ ग्लास स्लाइड, कोटेड विथ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 और Mg2+ हम देंगे, क्योंकि आपको पता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो क्या करता है, Mg2+ डिपेंडेंट होता है और एटीपी इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, और इसमें हम लोड कर देंगे बेटा तुम्हारा मोल्टेन अगरोज। ठीक है, मोल्टेन अगरोज लोडेड जो हमारे ग्लास स्लाइड होती है उसमें डीएनए को हम प्लेस कर देंगे। ठीक है, डीएनए प्लेस्ड। अब जब डीएनए को तुम उसमें प्लेस करोगे तो इसमें क्या होगा बेटा, स्ट्रेचिंग होगी। स्ट्रेचिंग होने से डीएनए जो है वो स्ट्रेच होने के बाद जब उसमें कटिंग लगेगी तो हम आसानी से उन बैंड्स के बीच में जो गैप होता है उसको देख सकते हैं। तो जब ये सॉलिड हो जाएगा बेटा, ऑन सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन जब ये सॉलिड हो जाएगा तो डीएनए जो है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, डीएनए गेट्स स्ट्रेच्ड। अब डीएनए हो गया तुम्हारा, स्ट्रेच हो गया, तो डीएनए सुपर क्वाइल्ड फॉर्म से कैसा दिखने लगेगा, लीनियर फॉर्म में दिखने लगेगा। मतलब ये तुम्हारा डीएनए कुछ ऐसा दिखने लगेगा। अब डीएनए को क्या करेंगे, कट करेंगे बेटा, नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं, हम इसको कट करते हैं। डीएनए कट बाय, डीएनए कट बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 से हमने कट कर दिया। तो कट करने के बाद कैसा दिखेगा, 3 फ्रेगमेंट बना दो, चलो एक छोटा 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 3 फ्रेगमेंट बना देते हैं, 1 2 और ये 3। ठीक है, अब ये जो है कंट्रैक्शन होगा फ्रेगमेंट का, मतलब एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे हमने कहा बेटा कंट्रैक्शन ऑफ फ्रेगमेंट, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म, सॉलिड सरफेस में अटैच्ड थी ना, तो इनके कारण जब ये कंट्रैक्शन होगी तो यहाँ पे बनता है बेटा गैप। ठीक है, गैप जनरेशन हो जाता है और इसी गैप को हम देखेंगे, कहां देखेंगे, इस गैप को हम देख लेते हैं आसानी से माइक्रोस्कोप में। तो इजिली विजुअलाइज्ड अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, अंडर माइक्रोस्कोप। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, डायरेक्ट मेथड हो गया। ठीक है, एक और तरीका हो सकता है जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर कॉम्बिंग बोलते हैं, हालांकि नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं बेटा मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर क्या बोलेंगे इसको, कॉम्बिंग कहते हैं, कॉम्बिंग। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो डीएनए को कवर स्लिप में रखेंगे और मोल्टेन अगरोस के प्रेजेंस में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और Mg2+ दोनों दे देना है। ठीक है, ये तुम्हारे डीएनए है। इस डीएनए में क्या क्या भैया, डीएनए ऑन कवर स्लिप, डीएनए ऑन कवर स्लिप हो गया। इसके ऊपर में ओवर माल्टोन अगरोस या माल्टेन अगरोस भी देंगे। ठीक है, एंड कोटेड विथ क्या क्या चाहिए हमको, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 एंड Mg2+। हमने इतनी सारी चीजें हम प्रोवाइड कर दी है। अब प्रोवाइड करने के बाद क्या करेंगे, इसको ना बेटा, इस प्लेट को हम डीप करेंगे, एक बीकर में वाटर में डाल देंगे। ठीक है, 1 मिनट ज्यादा ऊपर हो गया, ऐसे कर देते हैं। अब यहां तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, वाटर में हमको क्या करना है, उसको डीप करना है।
तो रेड कलर का अब ऐसा दिखेगा बेटा, ये लो, ठीक है, ये डीप हो गई। अब क्या होगा, हल्का डीप करना है और ऊपर की तरफ मूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, डीप इन वाटर, वाटर में हल्का डीप करना है एंड स्लोली उसको बाहर की तरफ निकालना है, ठीक है, एंड स्लोली टेकन आउट। ओके, तो जब बाहर की तरफ निकालेंगे तो क्या होगा, जो सॉलिड सरफेस में हमारा डीएनए है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। ये कैसा हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। दिखाता हूं मैं, कौन सा कलर का डीएनए था, ग्रीन कलर का, ये लो, ठीक है। ये डीएनए आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्ट्रेचिंग हो जाएगी। तो अल्टीमेटली डीएनए इज स्ट्रेच्ड, डीएनए इज स्ट्रेच्ड फॉर एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस के लिए हमारा जो डीएनए होती है वो क्या हो जाती है, कंप्लीटली स्ट्रेच हो जाती है, ठीक है। अब यार जैसे मान लो स्ट्रेच हो गई, 2% का हम डीएनए ले लेते हैं, ठीक है, डीएनए ऑफ टू इंडिविजुअल, टू इंडिविजुअल ऑफ क्या, सेम स्पीसीज, ये लो, स्पीसीज वन, जैसे भाई एक हमने ले लिया सुदेश सर का डीएनए, ठीक है, सुदेश सर का डीएनए ले लिए। एक हमारे बेस्ट फ्रेंड है आदित्य सर का डीएनए ले लेते हैं, ठीक है, आदित्य सर का डीएनए ले लिए। चलो ये 2 डीएनए हो गए, हमने 2% का डीएनए लिया है। अच्छा तुमको पता है ना कि सुदेश सर ह्यूमन है और ये भी बंदा क्या है, ह्यूमन है बेटा। तो दोनों के दोनों ह्यूमन है, दोनों के डीएनए को हमने ले लिया है, ठीक है। ये लो, चलो ये हमारा डीएनए हो गया, ये उसका डीएनए हो गया, दोनों बना देते हैं, ठीक है। चलो ये इसको कॉपी कर लेते हैं भाई, ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ये वाला हो जाएगा और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ये हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा छोटा डीएनए हम यूज कर लेते हैं। अब इसको कॉपी कर लें, चलो ये उसका डीएनए है। यार दोनों का डीएनए है, मगर आपको पता है ना कि किसी भी पर्सन का जो डीएनए है यदि सेम इंडिविजुअल होते हैं तो 99% क्या मिल जाएगी आपको, सिमिलैरिटी मिल जाएगी। मगर हाँ, इन दोनों में 1% की क्या मिल जाती है, डिससिमिलैरिटी, ठीक है। 1% या लेस देन 1% बोल सकते हैं, लेस देन 1% डीएनए सीक्वेंस इज व्हाट बेटा, डिससिमिलर। कैसा होगा, डिससिमिलर होगा। क्यों, बिकॉज ऑफ वी एन टी आर। वी एन टी आर क्या होता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स कहते हैं बेटा इसको, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, वी एन टी आर। याद रखना, किसी भी इंडिविजुअल में चाहे वो सेम स्पीसीज क्यों ना हो, इसके नंबर एंड पोजीशन, नंबर एंड पोजीशन बोथ क्या करेगा बेटा, वेरी करेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब नंबर और पोजीशन वेरी कर रहा है तो इसी वीएनटीआर सीक्वेंस में डीएनए की कटिंग साइट होती है। तो जैसे मान लो कि मेरे पास कटिंग साइट है, यहाँ पे एक कटिंग साइट यहाँ है, एक कटिंग साइट यहाँ है, और इनके में क्या है, एक कटिंग साइट यहाँ बस है। मान लो दोनों के डीएनए को हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दिए, यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 है, यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 है। अब मुझे बताओ मेरे डीएनए के कितने सेगमेंट बनेंगे बेटा, 3 सेगमेंट बनेंगे, क्योंकि कटिंग साइड 2 है, 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट और ये 3 सेगमेंट। मगर इनके सेगमेंट सिर्फ कितने बनेंगे, 2 ही सेगमेंट्स ऑफ डीएनए जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो क्या जब सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से 2 इंडिविजुअल के डीएनए को कट करते हैं तो क्या मिलता है बेटा, ऑब्टेनिंग डिफरेंट लेंथ ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है। और इसी टेक्निक को जिसमें हम डिफरेंट लेंथ ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट ऑब्टेन करते हैं ना, इसको हम कहते हैं बेटा आरएफएलपी। क्या कहते हैं, आरएफएलपी। आरएफएलपी का फुल फॉर्म क्या है, तुमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो मैंने यहां पे लिख दिया रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया तो क्या बना बेटा, फ्रेगमेंट, तो बन गया रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट,
जब फ्रेगमेंट बने तो कैसे लेंथ के बने हुए, डिफरेंट लेंथ के बने हैं, तो रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ और लेंथ अलग अलग है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलेंगे इसको, पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। तो ये तुम्हारा टेक्निक है आरएफएलपी। आरएफएलपी का यूज कहां करते हैं यदि आपसे पूछा जाए, ठीक है। देखो आरएफएलपी और जो तुम्हारा माइक्रो सैटेलाइट है, अब बोलोगे सर माइक्रो सैटेलाइट क्या है, ये भी गजब बात है। माइक्रो सैटेलाइट मतलब वीएनटीआर की बात कर रहा हूं। ये दोनों चीजों का यूज हम करते हैं, यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एप्लीकेशन का यूज कहां कहां होता है बेटा, यदि किसी को क्लेम करना है या किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और उसमें एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड मिल गया, तो बिल्कुल आपके डीएनए को सस्पेक्टेड डीएनए के साथ में मैच करके चेक कर सकते हैं कि क्या सच में आपने मर्डर किया है। तो एक है बेटा तुम्हारा क्रिमिनोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, क्रिमिनोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज होता है। और सेकेंड पैरामीटर जो हम बोल सकते हैं वो यूज होता है बेटा फॉर, यदि मान लो आपका बच्चा कुंभ के मेले में गुम गया, ठीक है, आपका बच्चा बहुत प्यारा है, आगे चल के बहुत बड़ा हीरो बनने वाला है, दूसरे पेरेंट्स ने उसको ढूंढ लिया और वो पकड़ के चले गए, वो बोलते हैं मेरा बच्चा है, आप बोल रहे हो आपका बच्चा है। अब पता करना है यार कि किसका बच्चा है, तो बच्चा किसका है पता करना है, तो हम क्या करेंगे, एक पेरेंट्स के मम्मी पापा दोनों को, ठीक है, जो सेकेंड पेरेंट्स जो क्लेम करे वो दोनों में मम्मी पापा दोनों के डीएनए को हम बच्चे के डीएनए के साथ में क्या कराएंगे, मैच कराएंगे, ठीक है। तो फॉर पेरेंटल आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इसका यूज करते हैं। पीजीटी में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, ठीक है, तो वहां से तुमको कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो ये हो गई बात तुम्हारी इसके बारे में आरएफएलपी, और एक तुम्हारा हो गया वीएनटीआर सीक्वेंस, ठीक है भाई। चलो अब हम बात करते हैं बेटा रिस्ट्रिक्शन मैपिंग की, कि कैसे हम मैप कर सकते हैं। तो एक हमने हेडिंग डाला बेटा रिस्ट्रिक्शन मैपिंग, ठीक है। आप जब भी एक तरह का ये क्या है, तो फिजिकल मेथड है, याद रखना ये एक तरह का फिजिकल मेथड है जिसमें हम कटिंग साइट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं। तो जैसे मान लो एक छोटा सा डीएनए बना लेते हैं, बहुत छोटा सा डीएनए, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया क्या, नहीं हुआ है, ठीक है। ये कटिंग साइट 1, कटिंग साइट 2, कटिंग साइट 3, तीन कटिंग साइट है। बोल देते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट 1, रिस्ट्रिक्शन साइट 2, रिस्ट्रिक्शन साइट 3, तीन रिस्ट्रिक्शन साइट है। और डीएनए को हम क्या करते हैं बेटा, एक जगह से रेडियो लेबल कर देते हैं। ये जो डीएनए है इसको हम कर देते हैं रेडियो लेबल्ड, ठीक है, रेडियो लेबल एट वन एंड, एक छोर से इसको हम क्या कर देंगे, रेडियो लेबल कर देते हैं। अब क्या होगा, मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए इज टेकन एंड सब्जेक्टेड टू द पार्शियल डाइजेशन, मतलब बहुत सारे डीएनए को अलग अलग हम लेंगे और उसका हम क्या कराएंगे, पार्शियल डाइजेशन कराएंगे, ठीक है। यहां पे ले लो मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए, इनका करा दो तुम पार्शियल डाइजेशन करा दो, ठीक है। पार्शियल डाइजेशन जब आप यहां पे कराओगे तो उसको हम क्या कर देंगे बेटा, रन कराएंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप रन कराओगे, तब जाके आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि रिस्ट्रिक्शन साइट और साइज ऑफ फ्रेगमेंट के बेस पे हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो यहां पे हो जाएगा बेटा एनालिसिस, एक मिनट एला हो गया बेचारा, तो एनालिसिस ऑफ रिस्ट्रिक्शन साइट, ओके, by analyzing by analyzing the different, ठीक है, डिफरेंट साइज ऑफ फ्रेगमेंट। अगर डिफरेंट साइज ऑफ फ्रेगमेंट की बात कर रहे हैं मतलब ये क्या है, वही तुम्हारा आरएफएलपी है, ठीक है। मैपिंग ऑफ साइट्स फॉर टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए मैपिंग कैसे करेंगे, ये तो आसान है।
ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग पुट कर देते हैं मैपिंग ऑफ साइट्स फॉर टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है भाई, क्या करना है, 3 एक्सपेरिमेंट हमको करने हैं। क्या 3 एक्सपेरिमेंट भाई, तो एक ऐसा बीकर बना लेते हैं। हमने बीकर में क्या किया बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 प्लस डीएनए को यहाँ पे लोड कर दिया, और हमको यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू पता करना है। एक मिनट, ये गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, इसको रन कराया, और रन करके जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब हम कराएंगे तो यहाँ पे फ्रेगमेंट मिलेगा, एक हो गया। ठीक है, सेम चीज को हम और कॉपी करते हैं। ठीक है, और यहां लेके आते हैं, हम बोल देते हैं अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 था, हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 यूज कर लिया है। सेम कॉपी और करते हैं, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों को तो करा रहे हैं अलग अलग, हम एक एक्सपेरिमेंट और करेंगे जिसमें हम दोनों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को लेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 और 2 दोनों को लेंगे। ठीक है, तो यहां डिफरेंट फ्रेगमेंट बनेगा, यहां पे डिफरेंट फ्रेगमेंट बनेगा, और यहां पे दोनों का कोरिलेटिव डिफरेंट फ्रेगमेंट बनेंगे। ठीक है, अब तीनों के फ्रेगमेंट्स को हमको एनालाइज करना है। तो सबसे पहले हमने कर दिया बेटा कंप्लीट डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन करें, सबसे पहले हमने किया बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1, फिर सेकेंड नंबर में बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 2, फिर थर्ड नंबर में बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 एंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 2। तो तीनों के फ्रेगमेंट को हम प्रॉपरली अरेंज करके पता कर सकते हैं कि कहां कहां पे सेगमेंट्स बना है। ठीक है, तो ये हो गई बेटा तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या, जरूरत से ज्यादा कंप्लीट हो गया। इतना पढ़ लिए तो तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। ठीक है, चलो दो छोटे छोटे और हमको एंजाइम कवर करना है। एक तो तुम्हारा यहाँ पे है बेटा मूंग बीन न्यूक्लियेज। ठीक है, नाम क्या है इसका, मूंग बीन न्यूक्लियेज कहते हैं। न्यूक्लियस एंजाइम में मतलब जाहिर सी बात है ये डीएनए आरएनए को ही कट करता होगा, तो ये कट करता है, उसके लिए हम ना बेटा एंजाइम है तो बोल देते हैं सबस्ट्रेट। आरएनए भी हो सकता है और आपका डीएनए भी हो सकता है। ठीक है, ये ज्यादातर किसको टारगेट करता है, तो ये टारगेट करेगा बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड को। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए को टारगेट कर सकता है, डबल स्ट्रैंडेड में कोई काम इसका नहीं है। ये भी एक तरह का क्या है, तो याद रखना एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। इतना तो आपको मूंग बीन न्यूक्लियस के बारे में पता करना पड़ेगा, ये एग्जाम में आ सकता है। एक है बेटा तुम्हारा S1 न्यूक्लियस। ठीक है, S1 न्यूक्लियस बोल रहे हैं मतलब ये भी क्या करेगा, सेम टू सेम कट करेगा। तो यहां पे हम बात करते हैं सबस्ट्रेट का, तो सबस्ट्रेट आपका हो सकता है आरएनए हो, या हो सकता है क्या हो, डीएनए हो। ये किसको टारगेट करता है, तो हमने कहा बेटा टारगेट्स सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, टारगेट व्हाट, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए को टारगेट करेगा। तो यहाँ पे दोनों नोट कर देते हैं डीएनए स्लैश आरएनए, मतलब ये दोनों लाइन तो सेम लग रहे हैं। ये भी बंदा क्या है, एंडोन्यूक्लियेज है। ये भी क्या है बेटा, एंडोन्यूक्लियेज है। ऑल्सो कट सिंगल स्ट्रैंडेड विथ निक, निक फॉर्मेशन भी करता है। ठीक है, ऑल्सो कट सिंगल स्ट्रैंडेड विथ निक फॉर्मेशन। ठीक है, छोटा सा कट लगाता है तो उसको हम बोलते हैं निक फॉर्मेशन। तो ये बंदे का काम है, दिखाता हूं मैं आपको कैसे करते हैं इसमें। जैसे मान लो एक ये हमारा है बेटा डीएनए है, और डीएनए में या आरएनए में ये हमारे न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, डीएनए आरएनए में ये हमारे क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। अब इस न्यूक्लियोटाइड में एक काम करते हैं, एक और बना देते हैं छोटा सा, ये ऐसा बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, हमारे न्यूक्लियोटाइड्स है, ये न्यूक्लियोटाइड्स है। अब क्या होता है बोल रहे, जो S1 न्यूक्लियेज है, S1 न्यूक्लियेज है, वो यहाँ पे कट करके निक फॉर्मेशन बनाता है, और नॉर्मली सिंगल स्ट्रैंडेड को तो कट करता है। ठीक है, मगर जो मूंग बीन होता है बेटा,
मूंग मीन की बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे कट करेगा, नेक फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं करता है। ठीक है, ये नेक फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं करता है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आई होप कि एंजाइम जो है आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, आज जितना हो सके उतना अपन कवर करने की कोशिश करते हैं। चलो यहाँ पे देखो, एक एंजाइम पढ़ना है बेटा जो कि हमारे डीएनए आरएनए के एंड्स को मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जांपल ये एक डीएनए है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। आपको पता है कि भैया मान लो यहाँ पे 3 प्राइम है, यहाँ पे 5 प्राइम है। ठीक है, तो ऐसा मान लो कि कोई बंदा है जो 3 प्राइम में पॉली एटेल का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि पॉली एटेल फॉर्मेशन पॉली एडिनाइलेशन होता है ना। तो ये देखो ये क्या कर रहा है, एंड के डीएनए के एंड को मॉडिफाई कर रहा है। तो इसीलिए कुछ एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है जो कि एंड मॉडिफिकेशन करते हैं, उनको हम कहते हैं एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम। ठीक है, एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक एंजाइम जो आता है, जो यहां पे डायग्राम बनाया उसी से आ जाएगा, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज कहते हैं बेटा इसको, ट्रांसफेरेज एंजाइम के नाम से कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, ये जो एंजाइम है वो टेम्पलेट इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये एंजाइम कैसा है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट होती है। एक बात हो गया, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कह सकते हो इसको। ठीक है, मोल बायोलॉजी में हमने इसके बारे में पढ़ा भी है। मगर हाँ भाई, प्राइमर तो लगेगा इसको, तो बेटा प्राइमर डिपेंडेंट कह देते हैं। प्राइमर डिपेंडेंट है, चाहे वो आरएनए प्राइमर हो चाहे वो डीएनए प्राइमर हो, दोनों को एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा सेम टू सेम ऐड करता है। तो क्या बोलेंगे इसको, 3 प्राइम में सेम टाइप है तो कह देंगे होमो पॉलीमर टेल। होमो पॉलीमर टेल फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब कि जैसे पॉली टेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके फॉर्मेशन के लिए ये बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है। इनको हम आर्टिफिशियली भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इस एंजाइम के लिए जो सबस्ट्रेट होगा जिसका ये यूज करेगा वो डीऑक्सी बेटा, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट का यूज करता है। ठीक है, एंजाइम नंबर 1। एंजाइम नंबर 2 जो है वो है आपका एल्केलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, नाम क्या है इसका, एल्केलाइन फॉस्फेटेज। ठीक, तो एल्केलाइन फॉस्फेटेज जो है बेटा, इसको आइसोलेट किया गया है कहां से, आइसोलेटेड फ्रॉम, ठीक है, आइसोलेटेड फ्रॉम या तो इकोलाई बैक्टीरिया से, या तो फिर हम क्या करेंगे इसको इंटेस्टाइन से आइसोलेट करते हैं। इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन हम किसका यूज करेंगे, तो कुछ सम काइंड्स ऑफ एनिमल जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसको आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये तो बात हो गई इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। करता क्या है, ये पीएच डिपेंडेंट एंजाइम है। पीएच डिपेंडेंट, कहां है डिपेंडेंट, पीएच डिपेंडेंट एंजाइम होता है बेटा। इसीलिए अच्छा, एल्केलाइन नाम है तो कौन से पीएच में एक्टिवेट होगा, एल्केलाइन पीएच में। तो हमने कह दिया एक्टिव इन एल्केलाइन पीएच। एल्केलाइन पीएच में हाईली एक्टिव होता है। ठीक है, ये क्या करता है, 5 प्राइम, 5 प्राइम में, अच्छा डीएनए का पहले सिंपल फंडा समझो कि भाई ये डीएनए है। डीएनए में मान लो ये 5 प्राइम है और ये आपका क्या है 3 प्राइम है। 5 प्राइम में हमेशा फॉस्फेट ग्रुप होता है और 3 प्राइम में ओएच ग्रुप फ्री होती है। ये क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है। ये देख लो क्या कर रहा है, तो बोलना रिमूव फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम 5 प्राइम। तो जब 5 प्राइम से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देगा तो दिक्कत क्या है मैं बता रहा हूं। आपको पता है ना कि जब भी कोई नया न्यूक्लियोटाइड डीएनए में ऐड करना है तो 3 प्राइम में आके ही जुड़ता है, 5 प्राइम में कभी भी नहीं जुड़ सकता। मगर मैं चाहता हूं कि एक जो न्यूक्लियोटाइड मैंने बनाई है, इस ए न्यूक्लियोटाइड को मैं यहां लाना चाहता हूं, 5 प्राइम में जोड़ना चाहता हूं। तो ये एंजाइम जो है, क्या नाम है इस एंजाइम का, एल्केलाइन फॉस्फेटेज।
ठीक है। एल्केलाइन फॉस्फेटेज जो एंजाइम है वो क्या करता है, इस प्राइम को OH ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, मतलब फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करके क्या बना दिया, OH ग्रुप बना दिया। 5 प्राइम OH, 3 प्राइम OH। बताओ, तो क्या इसने एंड को मॉडिफाई किया बेटा? यस, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एंड मॉडिफिकेशन एंजाइम के नाम से इसको भी अपन जानते हैं। ठीक है। और लास्ट, जो आज के लेक्चर का लास्ट तीसरा एंजाइम है बेटा, वो है आपका T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड। T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या कहते हैं इसको, काइनेज कहते हैं। जब भी काइनेज की बात आ गई मतलब ये एटीपी का कुछ ना कुछ छिड़खानी करता है। ठीक है। चलिए भाई, कहां से आइसोलेट करते हैं, तो आइसोलेटेड फ्रॉम T4 इन्फेक्टेड ई कोलाई। T4 इन्फेक्टेड ई कोलाई बैक्टीरिया से निकालते हैं बेटा। अच्छा, ऐसा बैक्टीरिया ई कोलाई जिसमें T4 वायरस का इंफेक्शन हो जाए, वहां से हम इसको आइसोलेट करते हैं। ये फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है। इसका काम क्या है, एड्स फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेगा टू 5 प्राइम एंड। ठीक है, मतलब एक तरह का फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। ये क्या करता है, फॉरवर्ड रिएक्शन करता है। जैसे कि ये हमारा डीएनए, ठीक है, ये 5 प्राइम, ये तुम्हारा 3 प्राइम। 5 प्राइम में PO4 है, 3 प्राइम में OH है। तुमने एक एंजाइम का यूज किया जिसका नाम क्या था, एल्केलाइन। एल्केलाइन फॉस्फेटेज तुमने यूज किया, तो तुम्हारे डीएनए में 5 प्राइम में OH ग्रुप आ गया और 3 प्राइम में तो OH ग्रुप था ही। ठीक है, इसको हम चेंज नहीं करते। अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करना है तो हम यूज करना है T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, पीके बोल देता हूं। अच्छा नहीं यार, पीके लिखूंगा तुम प्रोकैरियोट बोल दोगे। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज का मैंने यूज किया, तो ये वापस आपके डीएनए में 5 प्राइम में क्या ले आएगा, फॉस्फेट ग्रुप, और 3 प्राइम में जैसा था वैसा रहने दो। मतलब कि इसने क्या कर दिया, मेरे ख्याल से रिवर्स कर दिया है बेटा। मतलब एल्केलाइन फॉस्फेटेज के रिएक्शन को क्या कर दिया है, रिवर्स करने का काम कर रहा है कौन, तुम्हारा T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज इसको रिवर्स करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे ऑल काइंड्स ऑफ एंजाइम कवर हो गए हैं। कल से हम वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हमको स्टार्ट करना है बेटा क्लोनिंग टेक्निक्स। ठीक है, जो कि हम कल के वीडियो लेक्चर में आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए, सो टेक केयर और अच्छे से पढ़िए। टेक्निक खत्म होने के बाद मैं आपको एनिमल फिजियोलॉजी के जो जो काम के टॉपिक्स होते हैं उसको मैं आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, चलिए।